नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट जेन पीसीएस यूट्यूब की इस कक्षा में। मैं प्रेमलता और आज हम उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 यानी यूपी पीसीएस 2024 के प्रश्न पत्र का विश्लेषण जारी रखेंगे। आज की कक्षा में हम राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को विस्तार से हल करेंगे। दोस्तों, 2024 में पॉलिटी से कुल मिलाकर 22 प्रश्न आए हुए थे। आज हम इन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। न केवल उत्तर जानेंगे बल्कि उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को भी समझेंगे ताकि आने वाली परीक्षाओं के लिए हमारी तैयारी और भी मजबूत हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अध्ययन यात्रा को। आइए पॉलिटी का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 53 राज्यपाल का पद, आर्टिकल 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, आर्टिकल 55 राज्यपाल को हटाना, आर्टिकल 156 राज्यपाल की पदावधि या टर्म। इसमें से कौन सा सत्य नहीं है यह आपको बताना है। आइए देखते हैं। आर्टिकल 153 यह बताता है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा बशर्ते कि इस अनुच्छेद में कोई भी बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति करने से नहीं रोकेगी। आर्टिकल 154 में हम देखते हैं कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और उसके द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से या उसके अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से इस संविधान द्वारा प्रयोग की जाएगी। इस अनुच्छेद में कुछ और भी है, जैसे किसी मौजूदा कानून द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी पर प्रदत्त कार्यों को राज्यपाल को हस्तांतरित करने के लिए समझा जाएगा, या संसद या राज्य के विधानमंडल को राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी पर कानून द्वारा कार्य प्रदान करने से नहीं रोकेगा। आर्टिकल 156 है, राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रहेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अधीन राज्यपाल उस तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा जिस दिन वह अपने पद पर प्रवेश करता है, बशर्ते कि राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहे। आर्टिकल 155 में देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुहर सहित अधिपत्र द्वारा की जाएगी। अतः इसका सही उत्तर सी होगा। सही उत्तर इसका सी होगा, क्योंकि यह राज्यपाल को हटाने से नहीं बल्कि नियुक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राज्य संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। इसमें से क्या सत्य है? दोस्तों, हम देखेंगे कि आर्टिकल 50 के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा संसद के जो 2 सदन है का सदस्य नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति संसद द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होता है और स्वतंत्र रूप से पद धारण करता है, इसलिए कथन एक सत्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार, आर्टिकल 79 के अनुसार भारत की संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन शामिल हैं, लोकसभा जो जनता का सदन है और राज्यसभा जो राज्यों का परिषद है से मिलकर बनता है। अतः 2 भी सही है। इसका सही उत्तर सी होगा। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है किसके द्वारा? तो इसका हम देखेंगे उत्तर लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा या भारत के राष्ट्रपति द्वारा। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को हम आर्टिकल 368 में के तहत समझते हैं। इस संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन के इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है, और जब विधेयक प्रत्येक सदन में मतदान के साथ उस सदन की कुल सदस्यता के विशेष बहुमत से पारित हो जाता है, तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो विधेयक पर अपनी स्वीकृति देगा। वर्ष 1971 के 24वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। अतः कथन एक सत्य है कि लोकसभा में उपक्रम किया जा सकता है। दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में संसद का संयुक्त सत्र आह्वान का कोई उपबंध नहीं है। राज्यसभा में भी किया जाता है लेकिन राज्य विधानमंडल में नहीं, न कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अतः इसका सही उत्तर होगा 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयुक्त के आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के लिए निर्वाचन करवाना, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, उपयुक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय करना। आइए देखते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर के लिए चुनाव आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या नगर निगमों के लिए नहीं। अतः कथन एक असत्य है। कथन एक असत्य है। नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं, न कि निर्वाचन आयोग द्वारा। अतः कथन 2 भी असत्य है। कथन 3 भी गलत है, क्योंकि ईसीआई केवल अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत चुनाव से संबंधित विवादों का समाधान करता है, न कि उपरोक्त चुनाव के लिए। अतः इसका सही उत्तर डी होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जीवीके राव समिति, प्रखंड स्तर पर नियोजन, दंतवाला समिति, ग्रामीण ऋण संस्थानम समिति, पंचायती राज्य वित्त, अशोक मेहता समिति, पंचायती राज संस्थाएं। दंतेवाला समिति दोस्तों ग्रामीण ऋण से संबंधित है। संस्थानम समिति भ्रष्टाचार की रोकथाम से संबंधित है। ये भ्रष्टाचार की रोकथाम से संबंधित है, ना कि पंचायती राज से, अतः इसका सही उत्तर होगा सी। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता, पूरे देश में इच्छा अनुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता, या फिर किसी व्यापार अथवा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। इसका सही उत्तर होगा बी, संपत्ति रखने और खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। इसे संविधान से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के लिए कार्य नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार 7वें संविधान संशोधन में जो 1956 में किया गया था, उसमें कहा गया है कि एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है। और ये भी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अतः कथन ए असत्य है, किंतु आर सत्य है। निम्नलिखित जोड़े का मिलान जो है वो सही नहीं है, वो बताना है। विधि के समक्ष समानता नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है। जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। लोक सेवाओं में अवसर की समानता केवल भारत के नागरिकों के लिए सुनिश्चित है। किसी नए राज्य की स्थापना करना संसद की शक्ति, किसी राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल की शक्ति है। यह सत्य होगा, क्योंकि किसी राज्य का नाम बदलना आर्टिकल 3 के अंतर्गत संसद की शक्ति में निहित है। विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में, लोक सेवाओं में अवसर की समानता आर्टिकल 16 में, किसी नए राज्य की स्थापना करना आर्टिकल 2 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 2 और 3 ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिसमें कहा गया है अनुच्छेद 2 में कि नए राज्यों के प्रवेश स्थापना संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, ग्रामीण सेवाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। भारत की संचित निधि 266, वित्त आयोग अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 280, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाक्ष परीक्षक अनुच्छेद 148। इसका सही मिलान करना है, तो आइए हम देखते हैं इसका कौन सा उत्तर सही होगा। भारत की संचित निधि को अनुच्छेद 266 में बताया गया है, वित्त आयोग को 280 में, वित्तीय आपातकाल को 360 में, जबकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन अनुच्छेद 148 के तहत किया गया है। अतः हम देखेंगे ए का 1, बी का 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? अस्पृश्यता का अंत, मानव देह व्यापार और बालात श्रम का निषेध, कारखानों और खादानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, अल्पसंख्यकों के हितों का निषेध। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के अंतर की गई है। मानव देह व्यापार, इसकी बात अनुच्छेद आर्टिकल 23 के अंतर्गत, कारखानों में आर्टिकल 24 के अंतर्गत, जबकि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की बात आर्टिकल 29 और 30 में की गई है। इसका सही उत्तर होगा 2 और 3। आर्टिकल 17 के अंतर्गत जो समानता का अधिकार का हिस्सा है, न कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का। अनुच्छेद 23 विशेष रूप से मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी को भी अनैच्छिक कार्यों के लिए मजबूर न किया जाए, जो सीधे तौर पर शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों और खानों में रोजगार पर रोक लगाता है, क्योंकि इन गतिविधियों को बच्चों के लिए शोषक माना जाता है और शोषण के विरुद्ध अधिकार का हिस्सा है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 और 30 में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के भाग के अंतर्गत आता है, न कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति का घोषणा से संबंधित है। आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए गलत है, किंतु आर सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए सही है, किंतु आर गलत है। देखेंगे हम आर्टिकल 352 भारतीय संविधान युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के मामले में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। यह कथन सत्य है, जबकि आपातकाल किसी भी समय आ सकता है। यह कथन अस्पष्ट है और अनुच्छेद 352 के प्रावधानों की स्थिति की सीधे व्याख्या नहीं करता है। अतः ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन
RA की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न नंबर 123 को देखेंगे कि ICT आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता कम करती है। ई गवर्नेंस से सरकार की लागत कम हो जाती है। ई गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है। ई गवर्नेंस नौकरशाही की लाल फीताशाही को बढ़ाता है। दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रश्न है। ई गवर्नेंस से पारदर्शिता तो कम कभी नहीं होगी, अतः एक तो निकाल दीजिए, ये सी तो नहीं होगा। लागत कम हो जाती है, ये सही है, इससे लागत कम हो जाएगी। लाल फीताशाही को बढ़ावा देती है, यह गलत है स्टेटमेंट, 4 भी निकाल दीजिए, अतः 2 और 3 इसका सही होगा। संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किस स्रोत या किन स्रोतों से कार्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। संविधान, संसदीय कानून, कार्यकारी नियम और आदेश, परंपराएं। दोस्तों इन चारों से संघ लोक सेवा आयोग को शक्तियां प्राप्त होती हैं। आइए देखिए कैसे। संसदीय कानून, संसद द्वारा बनाए गए कानून यूपीएससी के कामकाज के विभिन्न पहलुओं को परिभाषित करते हैं, जैसे कि यूपीएससी परामर्श से छूट विनियम। अनुच्छेद 315 से 323 भारतीय संविधान यूपीएससी की भूमिका, संरचना, शक्तियों और कार्यों के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। कार्यकारी नियम और आदेश, राष्ट्रपति या सरकार भर्ती और परामर्श प्रक्रिया के संबंध में कार्यकारी आदेश जारी करती हैं। समय के साथ स्थापित परंपराएं यूपीएससी के कामकाज और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करती हैं, अतः सही उत्तर इसका डी होगा। प्रश्न नंबर 125 को देखते हैं कि कौन सा एक सही सुमेलित है। निर्वाचन आयोग 165, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 148, वित्त आयोग 263, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 340। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 340। अनुच्छेद 340 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। वित्त आयोग 280 के तहत, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338 के तहत, निर्वाचन आयोग 324 के तहत, जबकि आर्टिकल 164 महाधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित है, आर्टिकल 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है, इसको सीएजी भी कहते हैं, जबकि आर्टिकल 263 अंतरराज्य परिषद की स्थापना से संबंधित है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित के सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय राज्य संघ, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में हुआ। इस मामले ने अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन को सही ठहराया। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 में हुआ। शंकर प्रसाद के फैसले की फिर से पुष्टि की, जिसमें कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 रद्द कर दिया पिछले फैसलों को और कहा कि मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन नहीं कर सकती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 में हुआ, मूल ढांचा सिद्धांत पेश किया, जिसमें कहा गया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। अतः सही उत्तर 1, 2, 3, 4 होगा। इसका सही उत्तर सी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संशोधनों के उनके कार्यान्वयन के वर्ष से मिलान कीजिए। 42वां संशोधन 1985, 52वां संशोधन 2011, 86वां संशोधन 1976, 96 संशोधन 2002। 42वां संशोधन दोस्तों, जिसे मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है, इसने आपातकाल के दौरान संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इसे 1976 में किया गया। 52वां संशोधन, जो कि 1985 में किया गया, राजनीतिक दल बदल को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून पेश किया गया था। 86वां संशोधन 2002 में किया गया, जो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। इसमें आर्टिकल 21A जोड़ा गया। 96वां संशोधन 2011 में किया गया, जो 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषा उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया। अतः इसका सही उत्तर देखते हैं 1 का 3, ये डी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही कर उत्तर चुनिए। सहकारी संघवाद, इसको किसने कहा है वो आपको मिलान करना है। सौदेबाजी संघवाद, अर्ध संघवाद, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद। सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन उन्होंने कहा भारत में सहकारी संघवाद पर बल दिया जहां केंद्र और राज्य सहयोग करते हैं। बार्गेनिंग संघवाद यानी कि सौदेबाजी संघवाद मॉरिस जोन्स का है। मॉरिस जोन्स ने बार्गेनिंग संघवाद पर चर्चा की, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच बातचीत को उजागर कर दिया है। अर्ध संघवाद केसी वेयर के द्वारा, जबकि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद आइवर जेनिंग्स के द्वारा दिया गया। ये का हम देखते हैं 4, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं है। पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत या न्याय पंचायत। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी। बलवंत राय मेहता समिति के बारे में आइए कुछ बातों को जानते हैं। इसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्य की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति 1957 में हुई थी।
हुई थी। बलवंत राय मेहता इस समिति के अध्यक्ष थे। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना स्थापित करने की सिफारिश की। इन्होंने सुझाव दिया कि पंचायती राज की संरचना में गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायत होनी चाहिए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला समिति। राष्ट्रीय विकास परिषद ने समिति की सिफारिशों को 1958 में मंजूरी दे दी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद की जाएंगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा जिसमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, राज्य के सभापति, लोकसभा सभापति, अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता। इसमें से कौन लोग होंगे? सही उत्तर मिलाना है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति के लिए चयन समिति में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, जो कि अध्यक्ष होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रख्यात अधिवक्ता, राज्यसभा के सभापति चयन समिति के हिस्सा नहीं होंगे। अतः 1, 3, 4 इसका सही उत्तर होगा। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है। 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके लिए एक नया अनुच्छेद 350 भी जोड़ा गया है। पहला कथन सत्य है, लेकिन दूसरा कथन असत्य है, क्योंकि यह 7वां संविधान संशोधन अधिनियम था, न कि 9वां। अतः केवल इसका उत्तर 1 होगा, जो कि सी है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है व्यापार एवं वाणिज्य, सामानों में मिलावट, उत्तराधिकार। इसमें हम देखेंगे भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सूचीबद्ध विषय को व्यापार और वाणिज्य। यह विषय मुख्यतः समवर्ती सूची के अंतर्गत है, जो संसद को विशेष विधायी शक्तियां प्रदान करता है। पहला सत्य है, समवर्ती सूची में खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं में मिलावट जैसे विषय शामिल हैं, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को इस मामले पर कानून बनाने की अनुमति मिलती है। ये भी सत्य है। तीसरा, उत्तराधिकार से संबंधित मामलों को समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को उत्तराधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः इसका सही उत्तर बी होगा। 1, 2, 3। पॉलिटी का अंतिम प्रश्न है, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा डी, 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1952 में आया, और 74वां आया, ये भी 1952 में। 73वां संशोधन अधिनियम 1952 में पारित किया गया। इसने भारतीय संविधान में भाग 9 और अनुसूची 11 भाग इसने 9 जोड़ा और अनुसूची इसने 11 जोड़ा। 9 ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता दी। इसने 3 स्तरीय प्रणाली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद प्रदान की और उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 में पारित हुआ। इसने भारतीय संविधान में भाग 9A और अनुसूची 12 जोड़कर शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता दी। इसने नगर पालिकाओं, नगर निगमों और नगर पंचायतों को शहरी क्षेत्रों के शासन निकायों के रूप में मान्यता दी। 63वां और 64वां संशोधन अधिनियम की अगर हम बात करें तो 63वां संशोधन अधिनियम 1990 में आया, 1990 में, और इसने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी के स्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग की स्थापना का प्रावधान किया। जबकि 64वां संशोधन 1991 में आया और इसने राज्यों को राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए बाध्य किया। 86वां संशोधन ने शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना दिया। जबकि 87वें संशोधन ने जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर राज्यों में विधानसभाओं के लिए सीटें आवंटित करने की व्यवस्था किया। 42वें संशोधन को आपातकाल के दौरान 1976 में लाया गया था और इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसने मौलिक अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता स्थापित की, जो बाद में 44वें संशोधन द्वारा बदल दिया गया। 43वें संशोधन 1977 में हुआ था, जिसने 42वें संशोधन के कुछ प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया और न्यायिक समीक्षा के अधिकार को बहाल किया गया। तो दोस्तों, आज की इस कक्षा में हमने यूपी पीसीएस 2024 के पॉलिटी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को न केवल हल किया, बल्कि उन्हें उनके पीछे की अवधारणाओं को भी समझा। उम्मीद है आपको ये सेशन उपयोगी लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाली सभी क्लासेस की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। अगली कक्षा में मिलेंगे नए विषय और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।